नहीं करना है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें वो इक्वेशंस देखनी है जो हमारे मशीन की परफॉर्मेंस को गवर्न करेंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसी सर्किट की मदद से ही आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखो जरा, ये तो ब्रश की लोकेशन हो गई, ये आपके क्या हो गई, ब्रश की लोकेशन हो गई। ये जो वाइंडिंग है ये फ्लक्स जनरेट कर रही है, सपोज करो कुछ इस तरह से, और ये जो आपका आर्मेचर है इसमें पड़े हुए हैं कंडक्टर्स ऐसे ऐसे करके, और ये आपकी रोटेट कर रही है ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, मशीनों को ये हमारी, जैसे अभी हमने ड्रॉ की थी मशीन, उसी से थोड़ा थोड़ा आपको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, ये आपका ऊपर जो नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे थे उसको हमने इकट्ठा दिखा दिया, तो ये ऐसे फ्लक्स जनरेट कर रही है सपोज करो। अब होगा क्या, ये जो फ्लक्स है ये हमारा फील्ड फ्लक्स होता है। ठीक है, यहां पर आप सोच के देखो जरा, मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें पड़ा है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आई एल बी के बराबर, आई एल बी साइन थीटा, इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी पड़ा हुआ कंडक्टर। अब यहाँ पे जितने कंडक्टर पड़े होंगे इस आर्मेचर में, वो सभी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, सेम डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से एक नेट टॉर्क हमें मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगी, वो टेंजेंशियल होगी। देखो जरा, अगर ये आर्मेचर है और फोर्स हमेशा ऐसे मिल रही है, तो ये क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स है। और ये जो है, ये जो है, ये तो आपका फिक्स है ये वाला पार्ट तो, ठीक है ना, ये तो फॉर्मर से आपका योक से फिक्स है, यही शाफ्ट है आपकी। अब होगा क्या यहाँ पर, तो ये क्या करने लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स होने की वजह से ये क्या करने लगेगा, ये रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टॉर्क डेवलप होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा इस मशीन में। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब वो जो टॉर्क डेवलप होगा वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, क्या लगता है आपको, सोच के देखो ये सिचुएशन। देखो, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, या फिर ऐसा बोलो कि आपने फ्लक्स को इंक्रीज कर दिया, तो क्या इसके ऊपर टॉर्क नहीं बढ़ेगा, सोच के देखो जरा। ये फॉर्मूला है हमारा, देखो मैं थोड़ा सा इनडायरेक्टली आपको समझा रहा हूं, लेकिन ये फॉर्मूला आपने देख रखा है, बट अगर शायद थोड़ा सा आपको बेहतर इंसाइट मिले अगर ऐसे समझोगे तो। अगर आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई, मतलब फ्लक्स बढ़ाया, तो ज्यादा फ्लक्स को में रखा है अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर, तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगी, टॉर्क ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका आर हो गया, और ये हो गई एफ, आर क्रॉस एफ, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये आर इंटू एफ हो जाएगा। ये रेडियस क्या है, आर्मेचर का रेडियस हो गया आपका। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये वाला जो फ्लक्स है ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये जो कंडक्टर है जिसमें करंट है, जितना ज्यादा करंट होगा ये उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, तो टॉर्क भी उतना ही ज्यादा होगा। और यही क्या होता है हमारे मशीन में भी होता है कि अगर आपका आर्मेचर करंट, ये जो जा रहा है आर्मेचर करंट है, यही तो जा रहा है, बाद में पैरेलल पाथ्स में डिवाइड होकर के यही कॉइल्स में फ्लो करेगा ना, इन इन कंडक्टर्स में जो यहां रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। ठीक है, ये जो आर्मेचर में रखे हुए हैं, कितना करंट कैरी करेंगे, ये आर्मेचर करंट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। हालांकि ये आर्मेचर करंट पर पैरेलल पाथ हो जाएगा, पर अभी हम बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी है क्योंकि, इसलिए हम आईए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आईए के प्रोपोर्शनल होगा, उससे क्या पता चल रहा है कि कितना ज्यादा करंट है कंडक्टर में। और ये जो फ्लक्स है, मेन फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स है जो आपका, ये आपका बता रहा है कि कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो होगा वो टॉर्क जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, जब हम इसको अगर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, और ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा के फाई आई ए। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है ये। यस सर। अब देखो, सोच के देखो खुद ही से कि अगर आपको ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क चाहिए, देखो दो तरह के टॉर्क होते हैं मशीन में, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और एक होता है लोड टॉर्क। ठीक है, अभी हम उसकी बात करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा भी वेट करो। यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं फ्लक्स या फिर करंट को मैं जितना ज्यादा, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, मान लो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है,
या शंट मशीन है आपकी, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स, अगर फील्ड सर्किट को हम छेड़ नहीं रहे हैं तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, केवल और केवल आईए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट ये मशीन ड्रॉ कर रही है उतना ज्यादा टॉर्क डेवलप करेगी, तो जितना भी ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट है उतना ज्यादा अगर ये करंट ड्रॉ कर लेती है तो उतना ज्यादा टॉर्क जनरेट कर देगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट, इजंट इट? लेकिन आप एक बार सोच के देखिए यहाँ पे जरा, अगर सीरीज मशीन की बात करें, सीरीज मशीन को देखो और सब कुछ भूल जाओ, इसमें फील्ड में कितना करंट जा रहा है, IF, वो IA के बराबर है ना, IA के बराबर है। और फ्लक्स जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो फ्लक्स जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, सोच के देखो। ठीक है, तो अभी देखिए टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या था, K फाई IA। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की या शंट मशीन की या शंट मोटर की, तो फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गई, तो हम बोल नहीं सकते क्या कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। मतलब अगर आप टॉर्क जो है वो जनरली करंट पे डिपेंडेंट होता है, और जैसे जैसे लीनियरली डिपेंडेंसी है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन आपने देखी होगी, जब भी दो वेरिएबल लीनियर पावर से डिपेंडेंस होते हैं तो क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन कर्व आपका आता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा कर्व आएगा, करंट जीरो टॉर्क जीरो, तो ये ऐसा करके स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा आपका। ठीक है, इसकी स्लोप क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी तो जीरो है यहाँ पे तो कुछ ऐड है नहीं, तो ये किससे टी एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, जीरो पे कट कर रहा है। ठीक है, m क्या है, स्लोप है इसकी, तो t इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, k फाई आई ए लिखा है, तो के फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे m का काम नहीं कर रहा है के फाई, तो इसकी जो स्लोप हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वो के फाई हो जाएगी। फाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, जो भी होगा कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं। तो अगर आप स्पीड और टॉर्क किसी मशीन के, सॉरी, अगर आप मान लो आपके पास कोई डीसी मशीन है सेपरेटली एक्साइटेड या शंट मशीन है, और आप क्या कर रहे हो, उसका करंट इंक्रीज करते जा रहे हो और देखते जा रहे हो टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है, और आपने क्या करा, वो सबको प्लॉट कर लिया, तो आप उसकी उसकी स्लोप से ये बता सकते हो कि के फाई कितना होगा। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू एक्सपेरिमेंटली। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज मशीन, सीरीज मशीन में IF जो होता है वो IA के बराबर होता है, और ये हमें भी ये भी पता है कि फाई जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो IF के प्रोपोर्शनल होता है, और IF तो यहाँ पे IA है, तो फाई जो है वो IA के प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर, विच मीन्स अगर आप टॉर्क करंट रिलेशनशिप ड्रॉ करते हो किसी सीरीज मोटर के लिए, तो वो कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। आपने सुना होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ऐसी इक्वेशन है तो ये क्या होता है, ये पैराबोला होता है। ठीक है, अगर एक वेरिएबल की पावर 1 है दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है तो पैराबोला बनता है रिलेशन। तो आपका कैसा आएगा रिलेशन, ये ऐसा आएगा कर्व, टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो आप समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस, इसमें स्ट्रेट लाइन है और इसमें क्या है, पैराबोलिक है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये सिचुएशन सिनेरियो अलग है यहाँ पे। ठीक है, अब सीरीज मोटर की अगर हम बात करें, और ऐसे ही सेम चीज किसमें होगी, कंपाउंड मोटर में भी होगी, कंपाउंड कनेक्टेड जो मोटर होगी ना, सेम चीज उसमें भी होगा। ठीक है, थोड़ा कम होगा क्योंकि मेन फ्लक्स कांस्टेंट है, ये तो नॉमिनल कंट्रीब्यूशन करता है फ्लक्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी ऐसा ही होगा बट उतना ज्यादा नहीं होगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप कंपेयर करो टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स मशीन के, तो ये हो गया हमारा क्या, डीसी सेपरेटली एक्साइटेड या शंट मोटर के अगर सेम वोल्टेज दे रहे हो तो। ठीक है, तो अलग अलग मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं इसको। ये हो गए आपका सीरीज मोटर के, सीरीज के हो गए ये किसके हो गए, हमारे सेपरेटली एक्साइटेड के हो गए, सेपरेटली या फिर शंट एक्साइटेड मशीन के हो गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंपाउंड की,
तो कंपाउंड का नेचर भी सीरीज जैसा भी होगा और इसके जैसा भी होगा, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। तो वो कुछ थोड़ा सा और ऐसे करके, मतलब और तेजी से नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो क्या होगा, इसका नेचर इन दोनों के कहीं बीच में लाई करेगा। इसके बाद क्या होगा बताओ, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड मशीन के कैरेक्टरिस्टिक। ये कंपाउंड मशीन के कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ये सेपरेटली एक्साइटेड शंट के या सीरीज के। डीसी मोटर होती है, उसमें एक बैक ईएमएफ भी होती है। थोड़ा सा हम देखते हैं कैसे। जैसे ये आपकी फील्ड फ्लक्स हो गया, ये आपकी आर्मेचर हो गई। आर्मेचर, ये मैं सेपरेटली एक्साइटेड ही ले रहा हूं फिर से। तो होगा क्या यहाँ पर, जैसे ही आपने इसमें करंट पास करना शुरू करा, आइए होगा क्या, पहले क्या सिचुएशन थी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसमें प्लेस था, मैग्नेटिक फील्ड में था। तो इस पे एक फोर्स जनरेट होगी, ठीक है, आई क्रॉस आई एल बी। तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होगी यहाँ पर। ये हम निकाल सकते हैं, एफ इजिकल्स टू क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। इस फॉर्मूले से हम फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अगर पड़ेगी कहीं जरूरत तो मैं बता दूंगा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अदरवाइज सिंपल एक हिंट है आपकी कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये सिचुएशन थी पहले तो कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस था, तो फोर्स लगी, टॉर्क लगा, टॉर्क की वजह से रोटेट करना शुरू कर दिया। लेकिन एज सून एज ये जो कंडक्टर है इसने मूव करना शुरू कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही सराउंडिंग में, जैसे ही कंडक्टर ने मूव करना शुरू कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें जो फ्री चार्ज है फोर्स एक्सपीरियंस करके मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, एक करंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, या ईएमएफ डेवलप हो जाएगी जो कि बैक ईएमएफ है। ये मैंने करंट कंडक्टर से बता दिया आपको समझने का तरीका। अभी मैं कॉइल के लिए भी बता देता हूँ। एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक बार मैं बार्क के इंटरव्यू में गया था तो मुझसे यही पूछा गया था कि आप मोटर की ईएमएफ का एक्सप्रेशन डिराइव करो। आप क्या करो, एक कंडक्टर लो, ठीक है, और उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है, या सॉरी उसके उसके अंदर कुछ करंट पास कर रहा है, ये सिचुएशन के, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो, इस सिचुएशन को यूज करते हुए डीसी मोटर का टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करो, ठीक है। तो बेसिक्स क्लियर होने का मतलब ये है कि आपको यहां से राइट फ्रॉम हियर द बिगिनिंग जो है फैराडेज लॉ और ये सब जो लॉज होते हैं, इनसे लेकर के आप यहां तक कैसे रिलेट कर पा रहे हो, दैट इज आर बेसिक्स। कितना क्लियर है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि दो चार इक्वेशन मशीन की याद कर ली और उन्हीं की मदद से आप कर रहे हो। तो जो ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें पूछी जाती है, वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अगर ये कोई कॉइल है, ठीक है, कॉइल क्या है, इस आर्मेचर के ऊपर कॉइल लिपटी हुई है ना कंडक्टर से, इस आर्मेचर के अंदर बहुत सारे, ठीक है। जैसे ही ये मूव करने लगी आर्मेचर, ये कॉइल्स मूव करने लगी, और ये कॉइल्स जो हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हैं। जब भी कोई कंडक्टर एक्सटर्नल फ्लक्स को कट करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। और वही ईएमएफ यहाँ पे क्या है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, बैक ईएमएफ हो गई हमारी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हटाएं तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ भी जनरेट हो जाएगी। अब कितनी ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगी, सोच के बताओ, बोलो। जितनी ज्यादा वेलोसिटी, ये है ना ईएमएफ जनरेशन के लिए, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आप मूव करोगे उतने ज्यादा फ्लक्स कट करेगा। यहां पर भी देख सकते हो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ये रोटेट करेगी, दैट मच फ्लक्स, लिंक फ्लक्स विल बी कट और चेंजिंग। तो होगा क्या, ईएमएफ मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रोटेशन। स्पीड ऑफ रोटेशन को आप एन भी लिख सकते हो, ओमेगा एम भी लिख सकते हो, ओमेगा एम लिख रहे हैं हम ये, ठीक है ना। तो हम एंगुलर वेलोसिटी लिख रहे हैं, ना कि रोटेशन पर मिनट, ठीक है।
तो आरपीएम की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर ओमेगा एम लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, 2 मिनट रुकिए उसके लिए थोड़ा सा। साथ ही साथ क्या होगा, जितना ये फ्लक्स की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा फ्लक्स कट होगा ना, ठीक है। तो या तो वी चेंज हो या तो बी चेंज हो, दोनों से ही क्या हो जाएगा, ईएमएफ पे फर्क पड़ेगा। तो ई किसके बराबर हो जाएगा, फ्लक्स पे भी ये डिपेंड करेगा। फाइनली अगर हम इसको हटा दे साइन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन की 5 ओमेगा एम, ठीक है। तो फ्लक्स जो है, ईएमएफ जो जनरेटेड ईएमएफ है यहाँ पर, जनरेटेड ईएमएफ है जिसको हम बैक ईएमएफ भी बोल रहे हैं। बच्चों 1 सेकंड वेट कीजिएगा। ओके सॉरी, बच्चों यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे। ठीक है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो इतनी ज्यादा बैक ईएमएफ जनरेट होगी यहाँ पर जितना ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ होगी और जितना ज्यादा यहाँ पे स्पीड से रोटेट करेगा। अब फिर से आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है या शंट मशीन है, तो फ्लक्स जो होगा उसमें रहता है कांस्टेंट। अगर फील्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो आप या कुछ नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा फ्लक्स। दैट मीन्स EA इज ओनली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रोटेशन। ओके, बट अगर यहां पर आप सीरीज एक्साइटेड मशीन लोगे तो होगा क्या कि फ्लक्स जो है दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू योर करंट IA, ठीक है, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है। तो EA जो हो जाएगा यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, IA इंटू ओमेगा एम के, ठीक है, IA इंटू ओमेगा एम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर भी हम IF लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम IF लिख सकते हैं। पर अगर IF को छेड़ नहीं रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं जो भी हमारा ऑपरेशन है उसके दौरान, तो वो सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा केवल। ये दोनों इक्वेशन में अगर आपको कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बोलिए, जब तक हाँ या नहीं ना नहीं बोलोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। बच्चों ये क्लियर है दोनों इक्वेशन? यस सर। बाकी लोग? चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, V वोल्टेज हमने अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, ऊपर प्लस का साइन है, नीचे माइनस का साइन है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर कॉइल लपेटी है, अगर कॉइल्स जो आपने लपेटी है उनका कुछ इंडक्टेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ ड्रॉप होगा वोल्टेज का, लेकिन इसकी इंडक्टेंस कम होती है, टर्न्स जो होते हैं कॉइल्स में हम कम रखते हैं जिसकी वजह से इंडक्टेंस कम होती है, तो L को हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो वायर आपने लपेटे हैं, कंडक्टर्स जो आपने लपेटे हैं आर्मेचर के ऊपर, इन कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस तो होगा ना, इस कंबाइंड ओवरऑल रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस का मतलब इसका रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, जो वायर इसके ऊपर लपेट रखे हमने उनका रेजिस्टेंस, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस RA हो गया, ठीक है। और IA करंट यहाँ पे मूव कर, तो देखो ये जो वोल्टेज V आपने अप्लाई करी है इसी की वजह से EA जनरेट हो रही है, और इसी का कुछ पार्ट तो RA में भी ड्रॉप होगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी अगर KVL हम लगाएंगे ऐसे करके, मूव करो यहाँ पे, नेगेटिव से पॉजिटिव हमने क्या ले लिया, मान लो वोल्टेज राइज को पॉजिटिव ले लिया, VA प्लस VA, ठीक है। अगर RA रेजिस्टेंस है तो करंट ऊपर से नीचे जा रहा है ना, मान लो RA रेजिस्टेंस को यहाँ पे हमने शो कर दिया, तो प्लस ये माइनस ये RA ऐसे हो जाएगा,
ठीक है, अलग से नहीं शो करते हैं इसको, बट मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वी, और रेजिस्टेंस में क्या होगा प्लस से माइनस की तरफ जा रहा होगा, तो ड्रॉप हो रहा है यानी कि माइनस आई ए आर ए। एल डी आई बाई डी टी लिखने की जरूरत नहीं है, वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम उसको। और क्या बचा हमारे पास, ई ए बचा हमारे पास। ई ए में भी क्या होगा, कैसा बैक ई एम एफ क्या करती है, हमेशा मेन वोल्टेज को अपोज करती है, तो ये पोलैरिटी होगी आपकी ई ए की। तो अगेन ये माइनस ई ए हो जाएगा इक्वल टू 0। तो V इक्वल्स टू ई ए प्लस आई ए आर ए, ये हो जाएगा हमारे पास। ये तीसरी इक्वेशन है हमारी जो हमने देखनी है। ये कहां से मिली, ये केवीएल से मिली, और ये हमारे जो प्रिंसिपल्स थे जो हम यूज कर रहे थे उनकी मदद से ये दोनों इक्वेशन मिली है। अगर आप जनरेटर के लिए लिखोगे तो क्या होता है, ई ए की वजह से ये V वोल्टेज हमें मिलती है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो अपोजिट हो जाता है। तो इक्वेशन जो आती है हमारे पास क्या आ जाती है, ई ए इज इक्वल्स टू वी प्लस आई ए आर ए आता है, ठीक है, वहां पे ये आ जाता है। V को VT भी लिख देते हैं कभी कभी, टर्मिनल वोल्टेज डजंट मैटर, ठीक है। तो जनरेटर में क्या होता है, VT जो होता है वो लेस होता है, ठीक है, जनरेटर में, और मोटर में क्या होता है, VT मोर होता है, क्योंकि VT ही या टर्मिनल वोल्टेज ही क्या करती है, ये सब चीजें जनरेट कर रही है। क्लियर। तो तीन इक्वेशन हो गई हमारे पास, इन तीनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। K इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एम, और E A इक्वल्स टू के, सॉरी यहाँ पर आई ए था, और यहाँ पे के फाई ओमेगा एम। नेक्स्ट हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, V इक्वल्स टू ई ए प्लस आई ए आर ए। ओके, तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसमें एक और यहाँ पर हो सकता है आपके मन में डाउट आ रहा हो, उसको भी क्लियर कर देते हैं। ये जो दोनों के हैं ये सेम है, सेम है। अगर आप ई ए को ऐसे लिख रहे हो, ई ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के डैश फाई एन, ये क्या हो गया, आरपीएम में स्पीड हो गई। उस वक्त ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू सेम नहीं होगी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पीड को हम एंगुलर स्पीड की फॉर्म में लिख रहे हैं, और लिखने का फायदा ये है कि ये दोनों कांस्टेंट जो होते हैं इस समय में सेम होते हैं। अगर आप इसे एन से डिनोट करोगे तो यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर आप ओमेगा की टर्म्स में आप इसको एनालाइज कर लीजिए, और बाद में अगर आपको एन में रिप्लेस करना है तो कर लीजिए। अगर आपको एन फाइंड आउट करना था तो ओमेगा क्या हो जाता है, 2 पाई एन बाय 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम बाद में एन निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट ध्यान रखिएगा फिर। अब यहां पर अगर हम बात करें तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है हमारा पी जेड अपॉन में 2 पाई ए, ठीक है, पी जेड अपॉन में 2 पाई ए। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, वी कैन अंडरस्टैंड जितना ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स होंगे, ठीक है, अगर फ्लक्स पर पोल, ये क्या होता है, फाई क्या होता है, फील्ड फ्लक्स पर पोल, यही होता है ना, फ्लक्स पर पोल। अब अगर नंबर ऑफ पोल्स आपने इंक्रीज कर दिए तो जब आर्मेचर आपका रोटेट करेगा तो एक कंप्लीट रोटेशन में अगर आपने फ्लक्स तो कांस्टेंट रखा हुआ है और नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज कर दोगे तो अब वो ज्यादा फ्लक्स को कट करेगा, तो ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगी, टॉर्क भी ज्यादा जनरेट होगा, इसलिए पी के प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली जितने ज्यादा कंडक्टर उतनी ज्यादा जनरेटेड ईएमएफ और उतना ही ज्यादा टॉर्क जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है और ए है पैरेलल पाथ्स, ठीक है। ए क्या है हमारा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। जो वेव बाउंड मशीन में क्या होता है, हमेशा 2 होता है, और लैप वाउंड मशीन में क्या होता है, A इज इक्वल्स टू P, जितने नंबर ऑफ पोल्स उतनी ज्यादा पैरेलल पाथ्स। फाइन, क्लियर है ये चीज, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्लॉट कर लिए, टॉर्क वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मोटर की अगर हम बात करें तो दूसरे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मशीन में वो हैं आपके स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मशीन की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, स्पेशली मोटर की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे।
तो उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए। कभी भी हम अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक, अब वो फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जरा, ओमेगा कौन से फॉर्मूले में आता है, E इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एम। ठीक है, ठीक है, ई ए। तो ओमेगा एम क्या हो गया, ई ए अपॉन में के फाई। ठीक है, लेकिन आपको ओमेगा एम को फाई या फिर ई ए के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना है क्या? नहीं, ऐसा तो हमें करना नहीं है। हमें किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना है, टॉर्क के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना है। तो हमारे पास और भी इक्वेशन है ई के लिए। हम क्या लिख सकते हैं ई ए को, v माइनस आई ए आर ए, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा एम का एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है इससे, v अपॉन में के फाई। अगर अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट है तो v अपॉन में के फाई तो कांस्टेंट हो गया। आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो ये भी कांस्टेंट हो गया, अपॉन में के फाई ये भी कांस्टेंट हो गया, आई ए। ये देखो, अगर आपको ओमेगा एम वर्सेस फाई या फिर ओमेगा एम वर्सेस ई ए कर्व ड्रॉ करना था तो आप इस फॉर्मूले से ड्रॉ कर लेते। अगर आपको स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं, जो कि करते हैं हम कभी कभी, तो आप इस फॉर्मूले से ड्रॉ कर लोगे। एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि T इज इक्वल्स टू क्या होता है, के फाई आई ए के बराबर होता है। तो आई ए को हम क्या लिख सकते हैं, T ओवर के फाई। तो ओमेगा एम क्या हो जाएगा फाइनली, V ओवर के फाई, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, माइनस आर ए, और आई ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं वो हम, T अपॉन में के फाई। तो ये हो जाएगा के फाई का स्क्वायर इंटू में T। ठीक है, यस अब इस सर। इक्वेशन की मदद से हम स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मशीन के लिए कुछ चेंजेस होते हैं। क्या, देखो के तो कांस्टेंट है। अगर आपने एक बार मशीन बना दी और उसमें आप कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर्स में चेंज नहीं कर रहे हो तो के में तो कोई फर्क आएगा नहीं, वो कि जो कि हम जनरली करते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्लक्स फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स जो हो जाएगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा अगर आपने सेपरेटली एक्साइटेड या फिर शंट मशीन ली। ठीक, तो ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आपने कैसी मशीन ली है, शंट या फिर सेपरेटली एक्साइटेड मशीन आपने ले ली है, तो उस केस में आपका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखेंगे, ये देखो ओमेगा एम की पावर 1 है, टॉर्क की पावर m है 1 है। ये हो गया हमारा m और ये हो गया हमारा c। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, y क्या है यहाँ पे, ओमेगा m। तो v अपॉन में k फाई पर ये इक्वेशन यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, पॉजिटिव है क्योंकि। उसके बाद स्लोप कैसी है आपकी, नेगेटिव, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे की तरफ गिरेंगे कि ऊपर की तरफ गिरेंगे, जाएंगे नीचे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। और क्योंकि पावर लीनियर है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता अगर अगर ये पार्ट नहीं होता आपका। ठीक है ना, ये नेगेटिव पार्ट नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता ये, और ये वैल्यू 1 होती तो ये क्या था, कांस्टेंट रह जाता। सॉरी, अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर ये ऊपर की तरफ जाता। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए ये। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो कोई एग्जाम होगा, वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये यहाँ पर कहाँ कट करेगा जाकर के, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि टॉर्क को 0 पुट कर सकते हो, टॉर्क सॉरी स्पीड को 0 पुट करके टी की वैल्यू निकाल सकते हो और बता। हालांकि वो थियोरेटिकल चीज है। कोई दिक्कत है सीरीज और सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के लिए ऐसे ड्रॉ होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इस बात में, बोलो। नो सर। अगर हम बात करें सीरीज या कंपाउंड की, ठीक है, सीरीज या कंपाउंड मशीन की अगर हम बात करें तो ओमेगा किसके बराबर आया था हमारे पास,
ई ए अपॉन में के फाई के बराबर आ गया था, ठीक है। और ये हमारा v माइनस आई ए आर ए अपॉन में के फाई था। अब देखो फाई जो है ना आपका यहाँ पर, फाई जो है ये जो है ये आपका प्रोपोर्शनल है किसके, आई ए के, सीरीज मशीन की अगर हम बात करते हैं तो, सीरीज मोटर की बात करें, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, ठीक है। तो ओमेगा एम किसके बराबर हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे जरा, वी अपॉन में के आई ए या के डैश आई ए माइनस, ये सब तब है जब मशीन सैचुरेट नहीं हो रही है, तभी फ्लक्स और करंट जो होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर मशीन सैचुरेट होने लग गई ना, ठीक है, तो फ्लक्स अगर सैचुरेशन में चली जाएगी तो ये कांस्टेंट रहेगा, आप आइए बढ़ाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी करंट बढ़ाते रहो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो फ्लक्स आपका तब भी कांस्टेंट हो जाएगा। याद रखना ये बात, अगर मशीन सैचुरेटेड कंडीशन में काम करनी है, ऐसा नहीं है कि जितना करंट बढ़ा दोगे उतना फ्लक्स बढ़ जाएगा किसी भी कॉइल में। देखो एक बार बता देता हूं, यहाँ पर क्या है, जैसे आपने ट्रांसफार्मर का कोर ले रखा है, ठीक है, यहाँ पर ये लपेट दी कॉइल, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितना करंट आप बढ़ाते रहोगे उतनी यहाँ पे फ्लक्स बढ़ता रहेगा। करंट बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ता रहेगा और फ्लक्स लीनियरली बढ़ता रहेगा, कब तक, जब तक कि ये सैचुरेट नहीं होना शुरू हो जाता है कोर। एक बार कोर सैचुरेट हो गया आपका तो फिर फ्लक्स में कोई खास चेंज नहीं आएगा, ये होता है ना सैचुरेशन कर्व। तो शुरू में क्या है, लीनियर है, और उसके बाद क्या होता रहेगा, धीरे धीरे सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये सैचुरेट हो चुका है तो फिर आप करंट बढ़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वहां पर भी ध्यान रखना है, ऐसा मत सोच लेना कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि सीरीज और सेपरेटली और शंट में कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट मान लेते हैं और इसमें नहीं मानेंगे। पता चला इसमें कंडीशन उसने सैचुरेशन की दे दी है और आप अपना अलग एनालिसिस करने में लगे पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन में के डैश हो जाएगा, इनटू में आई ए हो जाएगा, ठीक है। आई ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स भी आई ए के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आई ए किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके फिर आप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करोगे। टाइम थोड़ा कम है, बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ मैं, वैसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, तो मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताएगा, सीरीज मशीन के लिए जब आप ड्रॉ करोगे ये इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक आते हैं सीरीज के लिए, ठीक है। एक चीज याद रखना, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ये ट्रैक्शन ड्राइव्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या ट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ट्रैक्शन मतलब, या फिर इसको ऐसा समझ लो, ऐसे लोड में हम इन सीरीज मोटर को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाएगा जहां पर क्या होता है शुरुआत में, जैसे अगर ट्रैक्शन की बात करें या ट्रेन की बात करते हैं, सपोज करो ट्रैक्शन मतलब जैसे जो लोड कैरिंग व्हीकल्स हो गए, जैसे कि ट्रेन हो गया या कोई वैसा व्हीकल हो गया जो इलेक्ट्रिक मोटर पे काम कर रहा है, उनमें ये जो मोटर है, ऐसी मोटर बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है जो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, मतलब जिसका स्पीड जो होती है वो गिरती चली जाती है टॉर्क रिक्वायरमेंट के साथ। तो होता क्या है, इनिशियली आपको ज्यादा टॉर्क चाहिए रोटेट करने के लिए, तो स्पीड क्या हो गई, लगभग जीरो, बहुत ही कम, ना के बराबर, टॉर्क बहुत ज्यादा जनरेट कर गया। तो इनिशियली आपको रोटेट करने के लिए टॉर्क ज्यादा चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए, स्पीड तो जीरो के, तो ये कम स्पीड पे ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। धीरे 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 जैसे जैसे जो आपका व्हीकल है वो स्पीड पिक करने लगेगा, फिर टॉर्क की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपको सेम स्पीड को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, केवल केवल फ्रिक्शन को ओवरकम करना, ठीक है। और एक्सेलरेट करने के लिए भी मिनिमल अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए जिससे आप उसको स्पीड अप कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आपकी टॉर्क की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है, यहाँ पे स्पीड जो होती है ये बढ़ाता चला जाता है, ठीक है। स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग और ब्रेकिंग, ये तीन चीजें हमें सबसे पहले पढ़नी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में होता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है स्टार्टिंग का, कि मशीन को आपने प्लग किया और स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिकल करंट मूव करने लगेगा, लेकिन स्पीड स्पीड जीरो है, स्टार्टिंग में स्पीड तो है ही नहीं। अगर स्पीड जीरो नहीं है या जीरो है तो बैक ईएमएफ कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जितनी भी वोल्टेज होगी वो सारी की सारी कहां जा रही होगी, इस ड्रॉप में जा रही होगी। क्यों, क्योंकि ईए तो क्या हो गया आपका, ये तो जीरो हो गया। तो कितना करंट फ्लो करेगा, वी अपॉन में आर ए के बराबर। आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम, आपने 200 वोल्ट अप्लाई करी, ठीक है,
और ये है 0.1, 2000 एम्पियर करंट फ्लो करने लगा। समझ में आ रहा क्या लिखा मैंने? 0.1 ओम है सपोज करो, और ये क्या हो गया, ये 200 वोल्ट, तो कितना करंट करने लगा, 2000। जबकि जब आपकी मशीन रनिंग कंडीशन में होती है ना, तो अगर आपका V200 है तो आप देखोगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते वक्त देखना कि EA कितना लेगा, वो 180 ले लेगा, 170 ले लेगा, 150 ले लेगा, 190 भी हो जाता है, 195 भी कर सकते हैं हम, वहां तक भी हम दिखा देते हैं। तो आप देख यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 का। तो 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.1 कितना हो गया, 200 एम्पियर। और यहाँ पे कितना, स्टार्टिंग में कितना करंट, 2000 एम्पियर। मतलब स्टार्टिंग में जो होता है करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बैक EMF जीरो होने की वजह से मशीन क्या करती है, जैसे स्विच ऑन करोगे एकदम से बहुत ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करने लगेगी, ठीक है। और वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कितना करंट मशीन ड्रॉ कर सकती है या करना चाहिए मशीन को, जितना उसकी वाइंडिंग झेल सके और जितने में कम्यूटेशन प्रॉपरली हो सके। क्यों? क्योंकि जब करंट ज्यादा फ्लो करेगा आर्मेचर वाइंडिंग से, तो IA स्क्वायर RA का लॉस होगा। अब सोचो 2000 का स्क्वायर इनटू में RA कितना होगा, उतना लॉस अब होने लगेगा। तो मोमेंटरीली इतना ज्यादा लॉस जनरेट होगा कि आपकी मशीन की जो वाइंडिंग है वो फूक जाएगी। फूकने का मतलब इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी कि इंसुलेशन वगैरह सब बर्न हो जाएगी, अगर वो कुछ सेकंड भी रहता है। क्लियर है ये चीज? दूसरी चीज, जब आप कम्यूटेट करते हो तो कॉइल को जो होता है वो आपको करंट चेंज करना पड़ता है। जैसे अगर हम मोटर की बात करें या जनरेटर किसी की बात करें, यहाँ पे ब्रशेस होते हैं ना हमारे, मतलब यहाँ पे नहीं लगे होते, कम्यूटेटर पे लगे होते हैं, पर यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कॉइल है, ये जो कंडक्टर्स है, इनमें कोई EMF नहीं है। यहाँ पे मान लो ये डॉट है करंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब अगर मशीन आपकी ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये IC करंट जो है, यानी IA अपॉन में A करंट जो है, ये आपका कन्वर्ट होना किस में, IA अपॉन में A, माइनस, प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में कन्वर्ट होना है, मतलब इसकी डायरेक्शन बिल्कुल पलट जानी है, ठीक है। तो ये काम हो जाना चाहिए जब तक ये कंडक्टर, ये A कंडक्टर जो है, ये B लोकेशन तक नहीं आ जाता, A लोकेशन से B लोकेशन तक नहीं आ जाता, या आ जाता इतने टाइम में, ये क्या कर लेता है, करना पड़ेगा इसको, डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी करंट की, ठीक है। अब अगर इतना ज्यादा करंट होगा, कॉइल का अपना इंडक्टेंस भी है L, तो वो इतनी आसानी से तो करंट को चेंज होने नहीं देगा। अब जितना ज्यादा करंट यहाँ पे रह जाएगा, जितना करंट चेंज हो पाया, जैसे मान लो इससे जीरो हो गया, IA बाय A से जीरो हो गया, तो इतना डिफरेंस जो रह जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग नहीं चाहिए हमें कम्यूटेटर पे, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपकी मशीन की लाइफ खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो मशीन कंडक्टर्स जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं वो ट्वाइस तक भी क्या कर सकते हैं, जैसे 20 एम्पियर के लिए अगर ये वाइंडिंग डिजाइन है, तो लगभग 40 एम्पियर तक ये शुरू, मतलब कुछ टाइम के लिए ये क्या कर सकती है, 40 एम्पियर कैरी कर सकती है, दुगना लगभग कैरी कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट 40 तुम इसमें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तब नहीं चलेगा काम। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम लगभग 2 गुना तक भी ये ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई स्पेशली डिजाइन करोगे मशीन तो 3 गुना 4 गुना के लिए भी कर दोगे, ठीक है, कि 4 गुना करंट भी होगा तो भी। यहाँ तो तुम देखो तो 10 गुना करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत करेगा स्टार्टिंग करंट। इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, करंट कंट्रोल करना है तुम्हें, रेजिस्टेंस डाल दो सीरीज में, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस तुम डालोगे उतना करंट हो जाएगा, इसका आ रही है। अब स्टार्ट करोगे जब तुम मोटर को, तो कितना कितना करंट फ्लो करेगा, ये अपॉन में आ रहा था पहले। अब तुमने एडिशनल करंट रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, तो एडिशनल रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया। अब जितना ज्यादा ये रेजिस्टेंस होगा, कॉरस्पॉन्डिंगली करंट कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है बच्चों ये चीज? लेकिन इससे क्या होंगे, मशीन में लॉसेस होंगे I2R, जिनको कम कर सकते हैं हम यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स यूज करके, ठीक है। वो हम देखेंगे जब हम DC ड्राइव्स वाले पोर्शन पे आए। दूसरी चीज होती है यहाँ पर स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग। अब मेरे को पहले ये बताओ कि अभी तुम्हें समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है, अभी इतना ही रखें क्या, या फिर अभी कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि कोई फायदा नहीं है मैं ब्रेकिंग स्पीड कंट्रोल पढ़ा दूं, तुम्हें समझ में नहीं आया, बाद में फिर दिक्कत होगी। हाँ या नाम बोलो, इतना रखें आज, बाकी कल कर लेंगे।
नहीं बोलोगे तुम लोग तो। देखो सर कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू कर ले, चलो तो कंटिन्यू कर लेते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल की, तो स्पीड कंट्रोल अभी आपने फॉर्मूला देखा, स्पीड कंट्रोल में हमने क्या लिखा, v अपॉन में k फाइव माइनस आर ए अपॉन में k फाइव इंटू में आई ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। ठीक है, अब होगा क्या, अगर आप ये वोल्टेज चेंज करो, ये वोल्टेज को कम कर दो, तो भी आपकी स्पीड कम होने लगेगी। वोल्टेज को बढ़ा दो तो स्पीड कम होने लगे, बढ़ने लगेगी। अगर आप ये फ्लक्स को वेरी करा सकते हो, जो कि केवल किस में कराया जा सकता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन में, सॉरी कंपाउंड मशीन में और सीरीज मशीन में, तो ही उन्हीं में फ्लक्स आप चेंज कर सकते हो। या फिर आप फील्ड वाइंडिंग चेंज करना शुरू कर दो। फील्ड वाइंडिंग में क्या करो, एडिशनल रेजिस्टेंस डाल दिया आपने, एडिशनल रेजिस्टेंस डाल दिया, इसको वेरी करते रहो तो फ्लक्स चेंज होने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फ्लक्स को चेंज करा तो भी आप ओमेगा को चेंज कर सकते हो। अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज मोटर को जो लगा रखी है वो चेंज करनी शुरू करी तो भी स्पीड को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आर ए है, अगर इसमें आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रखा है तो आप इस रेजिस्टेंस को चेंज करके, आर्मेचर में जो आपने रेजिस्टेंस ऐड किया है एडिशनल, इसको चेंज करके भी क्या कर सकते हो, स्पीड को चेंज कर सकते हो। ऐसे ही करंट को चेंज करके भी क्या कर सकते हो, स्पीड को चेंज कर सकते हो। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन सा ये फॉर्मूला हमने लिख लिया स्पीड कंट्रोल का, इसमें जो जो भी पैरामीटर है, अगर आप उनमें से किसी भी पैरामीटर को वेरी कर सकते हो तो स्पीड को वेरी कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वेरिएशन आप ले आओगे, क्योंकि किसी भी चीज को 4 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया। जैसे वोल्टेज है, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है इसको आप 1.2 टाइम्स तक, 1.25 टाइम्स तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हम लेके जा सकते। रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हम बहुत ज्यादा नहीं लेके जा सकते, उसका सीधा फर्क इंसुलेशन पे पड़ता है। ठीक है, ऐसे फील्ड फ्लक्स की अगर हम बात करें तो ये फ्लक्स आपको रखना पड़ेगा कुछ मिनिमम फ्लक्स, नहीं तो आप देखोगे कि अगर ये फ्लक्स बहुत ही कम हो जाता है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आर्मेचर करंट है, ऐसा थोड़ी कि अनलिमिटेड कितना भी करंट बढ़ा दोगे या कम कर दोगे। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, बट हाँ मोर और लेस आप ये समझ सकते हो कि स्पीड कंट्रोल के लिए ये पैरामीटर्स हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कन्वर्टर्स लगा लगा के मैं आपको बता दूंगा कि V कैसे वेरी हो रहा है, फाई कैसे वेरी किया जा रहा है, R एक्सटर्नल कैसे वेरी किया जा रहा है, ये सब कैसे वेरी किया जा रहा है कन्वर्टर्स की मदद से। ठीक है, और उसकी वजह से स्पीड में कैसे कैसे और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका डायनेमिक्स वगैरह वो मैं पूरा आपको समझा दूंगा। पर अभी हम सिर्फ बेसिक रिकॉल कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ रखा है। नेक्स्ट जो हो गया हमारे पास ब्रेकिंग। ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सप्लाई ऑफ कर दिया तो वो अपने आप रुक जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, जिनमें से एक सबसे मेन चीज है एप्लीकेशन। आप कोई मशीन यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, जिसमें कि आपको मशीन को जल्दी जल्दी रोकना है, फिर दोबारा भी जल्दी स्टार्ट करना है। ठीक है, या हो सकता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको उसको रोटेट करना है। तो आपके ऑपरेशन पे बेस्ड होगा ये चीज। ठीक है, कि आप जब ब्रेकिंग एक्शन जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो मशीन के अंदर, तो कितनी फास्ट ब्रेकिंग आपको चाहिए और कितने टाइम में आपको चाहिए, या वो सब चीजें, या फिर आप वेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर मशीन बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड कैरी कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, तो आप क्या होता है कि जैसे आपने सप्लाई को ऑफ करा तो ये क्या होगा, ये रोटेट करती रहेंगी, रोटेट करती रहेंगी। ठीक है, तो क्या आप उसके बाद जो आपका लोड कनेक्टेड है, पर आप अब ऐसा थोड़ी है कि रोटेट करती करती मशीन से जो आप शाफ्ट है उससे लोड उतार दोगे। ठीक है, हो सकता है उसको हम नहीं उतार सकते, तो आपको क्या करना है, इसको रोटेट नहीं करना है तो आपको इसको रोकना पड़ेगा। दूसरा, जब ये रोटेट करता है तो इनर्शिया की वजह से इसकी बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ mv स्क्वायर या फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या जे ओमेगा स्क्वायर, जो भी हम बोलते हैं, उतनी इसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, क्या हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? क्योंकि अगर ये मशीन बहुत बड़ी है
तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ये भी बहुत ज्यादा होगी, तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं कहीं पर, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ब्रेकिंग के जनरली हमारे पास 3 मेथड होते हैं, जिनमें से एक होता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। री यानी दोबारा, जनरेटिव मतलब जनरेट कर रहे हैं, क्या जनरेट कर रहे हैं, वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल पावर हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा आर्मेचर सर्किट है यहां पर, ठीक है, ये प्लस माइनस ये वोल्टेज है। ठीक है, अगर हम इस वोल्टेज, ये वोल्टेज किसी तरह से वेरी की जा सके, जो कि हम कर सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर की मदद से, अगर ये वोल्टेज किसी तरह से अगर हम EA से कम कर दे, EA की पोलैरिटी ऐसी है ना, V की क्या है, ये है। अब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आप सोच के देखो जरा, दो बैटरीज आपके पास कनेक्टेड है, ये है 200 वोल्ट और ये है 180 वोल्ट, किससे किस साइड करंट फ्लो करेगा बताओ, ऐसे करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ये आ रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा इसमें, क्योंकि ये वोल्टेज ज्यादा है। क्लियर है ये चीज? नाउ थिंक अबाउट इट, अगर समहाउ मैं इस वोल्टेज को कर दूं सपोज 100 वोल्ट्स, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन नहीं पलट जाएगी क्या? इसका मतलब क्या हो गया, ये जो EA था वो क्या कर रहा है आपको, ये आपकी सप्लाई को करंट दे रहा है। ठीक है, विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय सम लोड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये एनर्जी क्या कर रहा है, ये उल्टा एनर्जी को वापस कर रहा है। अब हम जानते हैं कि एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। अगर आपका जो EA है या मशीन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये अगर आपको वापस कर रही है, सप्लाई को वापस कर रही है, तो वो कहीं से आ रही होगी, कहां से आ रही होगी, वो जो इनर्शिया की वजह से पावर सप्लाई ऑफ करने के बाद इनर्शिया की वजह से ये जो रोटेट कर रही है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी, हाफ जी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब धीरे धीरे ये काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, इसका मतलब ओमेगा धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो हमने क्या करा, जो इस पे काइनेटिक एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके सप्लाई को वापस कर दिया। आपको ब्रेकिंग चाहिए थी, ब्रेकिंग भी मिल गई और आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं हुई। तो ये एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड हो गया आपका ब्रेकिंग का। ठीक है, दिस इज नोन एज रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। कोई डाउट है बच्चों इसमें? नो सर। नेक्स्ट है हमारे पास रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के बाद डायनेमिक ब्रेकिंग। तो इससे हम ब्रेक तो कर सकते हैं, मतलब ब्रेक्स तो अप्लाई कर सकते हैं इससे, लेकिन ये जो हमने एनर्जी यहाँ पर तो क्या किया था, सप्लाई को वापस कर दी थी, यहाँ पर हम सारी की सारी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे वेस्ट कर देंगे, आपने लगाया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, और सप्लाई जो थी ना आपकी, आपने इसको कर दिया शॉर्ट। अब इसकी वजह से RA और E एक्सटर्नल में क्या होने लगेगा, अब ये EA क्या करेगी, ये बैक EMF जो है इसके अंदर या इंडक्टेंस की वजह से करंट ऐसे फ्लो करेगा आपका। ठीक है, जब तक ये रोटेट करती रहेगी तब तक क्या करता रहेगा, यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो करता रहेगा, और ये जो करंट फ्लो करेगा ये I2R लॉसेस में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आर्मेचर करंट कंडक्टर्स जो हैं और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसमें लॉसेस में ये सारी की सारी एनर्जी जाएगी, हाफ जी ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगेन आपको ब्रेकिंग एक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो आपने पावर अभी ली है ना I2R एक्सटर्नल, ये सारा क्या है, ये आपका लॉस है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है मशीन को ब्रेक लगाने का, लेकिन ये सारी एनर्जी जो क्या होगी, ये सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे आप रेजिस्टेंस R एक्सटर्नल को भी चेंज कर सकते हो, वेरिएबल रख सकते हो उसको, बट एनीवेज जो सारी एनर्जी है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। क्लियर? थर्ड वन इज प्लगिंग। प्लगिंग जो यूज होता है ये बहुत ही फास्ट ब्रेकिंग के लिए होता है, और अगेन इसमें भी सारा का सारा लॉसेज है। ठीक है, तो करते क्या है, हम क्या करते हैं यहाँ पे,
ये हमने क्या करा, ये मशीन है, आप क्या करते हो कि जो सप्लाई टर्मिनल्स है ना वो आप इंटरचेंज कर देते हो। देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस ई ए है, ये आर एक्सटर्नल हो गया, ये कनेक्ट करना पड़ता है ताकि करंट सेफ लिमिट में रहे, ठीक है। आपने क्या करा, वोल्टेज के टर्मिनल एक्सचेंज कर दिए, ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ध्यान रखो ये टर्मिनल चेंज कर दिया हमने वोल्टेज के, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले करंट जो था वो ऐसे फ्लो कर रहा था, अब करंट कैसे फ्लो करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने का मतलब टॉर्क क्या होता है, के फाई आई ए। अगर आई ए नेगेटिव हो गया तो टॉर्क भी तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड में और उसकी तुमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो टॉर्क भी तो रिवर्स हो जाएगा, उसमें फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी, टॉर्क भी रिवर्स हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने जैसे ही इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स कराई और अब ये ह्यूज करंट फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये जो वोल्टेज लगा रखे है इसकी वजह से भी करंट फ्लो करेगा। तो ये डायनेमिक ब्रेकिंग का भी बाप हो गया भाई। डायनेमिक ब्रेकिंग में हम क्या कर रहे थे, उल्टा करंट फ्लो करा रहे थे ना, ठीक है। और वो सारी की सारी क्या कर रहा था, ऑपोजिट टॉर्क जनरेट कर रहा था। हमने बोला ना कि ये सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, लॉसेस में जा रही है। तो इसमें इसकी स्पीड कम कैसे हो रही है, इसकी स्पीड क्योंकि इसमें एक अपोजिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें आईए जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगा था। लेकिन अब यहाँ पर जो आईए फ्लो कर रहा है वो तो पिछले वाले आईए का भी बाप है, ठीक है। तो होगा क्या, ये बहुत तेजी से, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि आपने वोल्टेज भी लगा रखी है अपोजिट, और ये टॉर्क क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, ऑपोजिट टॉर्क है तो ये क्या करेगा, स्पीड को कम करेगा, बहुत जल्दी से कम करेगा। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि करंट बहुत ज्यादा ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे आर एक्सटर्नल ये लगा रखा। तो ये हम कब करते हैं, जब हमें बहुत ही जल्दी मशीन को ब्रेक लगाना है।